नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। चर्चा विशेष के स्पेशल शो में दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हर एपिसोड में हम एक खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू करवाते हैं। कुछ बातचीत राजनीतिक होती है, कुछ पर्सनल व्यू पे हम चर्चा करते हैं। अब ये विधानसभा का चुनाव बीता है। विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी की जिम्मेदारी लिए अपने विधायक का सपोर्ट करने के लिए किसी ना किसी विधानसभा में भेजे गए थे। विधानसभा में मेहनत लगातार हुई। अब वो सभी लोग लौटे हैं और साथ साथ मौसम भी बदल गया है। ठंडी में निकला हुआ सपोर्टर गर्मी के मौसम में अपने घर लौटा है कि जनता को भूख और जनता को पैसे की ज़रूरत है। अपने उन राजनेताओं से उनकी उतनी मोहब्बत नहीं है जितना नेताजी ये दावा करते हैं कि हमारी रैली में इतनी भीड़ हो रही है। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। आज हमारे स्पेशल शो में चर्चा विशेष में दिनेश चंद्र पांडे जी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बड़े मेहनती हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी इनको मिली थी। तंज एक ऐसा शब्द जो आपको कुछ ना कुछ बोलने पे जरूर मजबूर कर देता है। द अर्थ न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिनेश कुमार पांडे जी, ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ मिली आपसे? आप मिले बीजेपी से कि बीजेपी आपसे मिली थी? हम बीजेपी से मिले। छात्र जीवन से ही हम स्वयं सेवक हैं और हम लोग, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ पहले से भी जुड़ा था और स्वयं सेवक होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी से छात्र जीवन में ही जुड़ गए थे। आपका जब फेसबुक पेज देखा जाता है तो उसमें कभी किसी बुजुर्ग के साथ, तो कभी खेत में, तो कभी किसी नेताजी के काफिले में, तो कभी कुछ संदेश, कभी कुछ नया सा। ये सामने विधानसभा का चुनाव तो अभी आपने पीछे निपटाया है, एक विधानसभा का चुनाव और लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में नहीं आई है, हालांकि वो 10 तारीख निर्धारित करेगा, लेकिन दावा ये है कि 35 तक तो हम हिलेंगे नहीं। सभा चुनाव में आपको मिल्कीपुर विधानसभा का जिम्मेदारी दिया गया था। आलापुर और मिल्कीपुर में अंतर क्या लगा आपको, पहले ये बता दीजिए। देखिए, आलापुर भी अपनी सुरक्षित विधानसभा है और अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर भी अपनी सुरक्षित विधानसभा है। दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 17 में थे और दोनों सुरक्षित सीटें हैं और दोनों में आलापुर में भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। मिल्कीपुर में भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे। दोनों की समानता अगर देखा जाए तो मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे विधानसभा प्रभारी के तौर पर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा 273 में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि मिल्कीपुर भी की धरती भी क्रांतिकारी है और आलापुर विधानसभा भी वसुधा सिंह की धरती भी एक क्रांतिकारी है और दोनों सीटें फिर इस 22 में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतने जा रही हैं। पांडे जी, ये दिनेश कुमार पांडे जी के अलावा ये वसुधा जी का नाम और शुक्ला जी का नाम, क्यों कोई भारतीय जनता पार्टी का या फिर दूसरी पार्टी का नेता आलापुर का ही रहने वाला क्यों नहीं लेना पसंद करता है? कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है पसंद। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। मैं को तो हमने बताया ना कि आप कहते हैं। मैं जब ये राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज जब नगर पंचायत का इसको दर्जा मिला तो सबसे पहले मैंने ये मांग किया कि दोनों तुगलिया मुगलिया नाम वो बदलना चाहिए और दोनों का नाम राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत का नाम वसुधा सिंह नगर पंचायत के नाम से हो, जहांगीरगंज नगर पंचायत का नाम माधव नगर के नगर पंचायत के नाम से हो, इसलिए कि हमें आने वाली पीढ़ी वसुधा सिंह के कार्यों को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को जाने कि वसुधा सिंह कौन थे। वसुधा सिंह वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आलापुर के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए और पूरे मंडल की पहली फांसी उनकी हुई थी और उन्होंने अंग्रेज दरोगा का सर कलम कर लिया था। गुलामियत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ऐसे इतिहास को जानना जरूरी है आलापुर के लोगों को। शालिग्राम शुक्ला की बात आप करते हैं। शालिग्राम शुक्ला इस क्षेत्र, ये जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर अपना क्षेत्र है हिमांशु जी, और हमें ये कहने में जरा भी संकोच, किसी भी दल के लोगों को संकोच नहीं होना चाहिए कि विकास के मामले में शालिग्राम शुक्ला ने इस क्षेत्र के लिए जो विकास किया वो कोई भी जनप्रतिनिधि इतना विकास नहीं किया। विधायक नहीं रहे कभी शालिग्राम शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य नहीं रहे, प्रधान नहीं रहे, बीडीसी नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके अपने रसूख का या क्षेत्र वासियों के प्रति उनका प्रेम, उन्होंने इतना विकास करवाया। तहसील बनाया, कोतवाली बनाए, वो क्या बोलते हैं
डाइट बनाया, उन्होंने ये अस्पताल बनाया, राजकीय इंटर डिग्री वो कन्या राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया। मतलब शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, सिर्फ वो जिला बनाने की प्रक्रिया में आलापुर को उन्होंने रखा था शालिग्राम शुक्ला ने। ये दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी ये पूरी कोशिश थी। हमारी तो उम्र उस समय कम थी, लोग हमको बता रहे थे, लोगों के माध्यम से मैं सुन रहा था कि शालिग्राम शुक्ला का ये प्रयास है कि आलापुर, चूँकि जनपद से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये आलापुर जिला बन जाए, ये उनकी कोशिश थी। सब कुछ उन्होंने कर दिया, तहसील, थाना, अस्पताल, स्कूल, डाइट आप सोचिए, यहाँ गोकुलपुर में उन्होंने बनवा दिया जनपद का, बसखारी के पास। तो बहुत सारे उन्होंने काम किए। राजकीय आपका पिछड़ा हुआ राजकीय डिग्री कॉलेज है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, कस्तूरबा, मतलब बहुत सारे ऐसे उन्होंने काम किए हैं। तो जिला ही सिर्फ वो नहीं बनवा पाए, उस बीच वो चले गए और हम लोगों के बीच से, लेकिन जिला भी बनाने की उनकी कोशिश थी। तो अगर हम समाज के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, अगर हम समाज के जो भी हमारे समाज को दिशा देने का काम किए हैं, चाहे वो जयराम वर्मा जी हों हमारे आदरणीय, अगर हम उनका सम्मान करते हैं, हम वसुधा सिंह का सम्मान करते हैं, हम अपने जो भी हमारे समाज के लिए जिनका योगदान रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि हम उनका भी सम्मान करते हैं, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि उसके साथ साथ इस क्षेत्र के विकास में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया, ऐसे शालिग्राम शुक्ला के भी हम सम्मान करें। इस विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई विधायक किसी न किसी दल का होने जा रहा है 10 तारीख को जी। विधायक जी के लिए इन दोनों नामों पर क्या संदेश है आपका? किसी दल का नहीं हिमांशु जी, स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेणी राम जी 10 मार्च को विधायक बनने जा रहे हैं आलापुर से। ये अतिशयोक्ति नहीं हो रही है ना? बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। त्रिवेणी राम जी 91 में यहाँ से विधायक थे, 17 में अनीता कमल जी विधायक थीं और 22 में फिर त्रिवेणी राम विधायक बनने जा रहे हैं। आलापुर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही उपजाऊ भूमि है। चलिए, तो ये एक चीज़ तो आप ये कंफर्म कर दिए कि अगर त्रिवेणी राम यहाँ विधायक बनते हैं तो केंद्र में आपकी, प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, और वो इतिहास अभी भी फिर से नहीं खत्म हुआ कि आलापुर में जो दल जीत रहा है उसी की सरकार प्रदेश में बन रही है। ये इतिहास रहा है, शायद वो फिर दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ये इतिहास दोहराने जा रहा है। और आप एग्जिट पोल, आपके ही चैनल के लोग, आपके ही मीडिया साथी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो ये सपा के गुंडे, जो सरकार बनने के पहले जो इन्होंने आ रहे हैं उस पे जी, पहले अपने पिछले प्रश्न पे हम जा रहे हैं। जी। विधायक जी से इन दोनों नाम के ऊपर क्या आपका मांग रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी, निवेदन क्या रहेगा इन दोनों नामों के लिए? इन 5 साल में क्या कुछ होना चाहिए? मैं माननीय विधायक अनीता कमल जी से अपने लेटर पैड पे मैंने ये मांग किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जहांगीरगंज नगर पंचायत और राजेश सुल्तानपुर नगर पंचायत का नाम बदल के वसुधा नगर पंचायत और माधव नगर पंचायत नामकरण किया जाए। ये मांग मैं कर चुका हूँ और फिर अगर हमारी सरकार बनने जा रही है, मैं इस मांग को करूँगा और निश्चित रूप से नाम मैं बदलवाऊँगा। चलिए, ये वादा है दर्शकों से। बिल्कुल बदलवाऊंगा, बिल्कुल बदलवाऊंगा। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो देखिए, एक हमारे बगल में रखा है पेज, अब इसमें सबसे पहले नाम लिखा गया है ओम प्रकाश राजभर जी का। बड़े तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 भी प्रतिशत आपकी उनसे बनती नहीं है। बड़ा तंज हुआ, वो कहते थे किसी ना किसी को कहीं ना कहीं भेजने के लिए कि अब की बार कोई घंटी बजाएगा तो कोई घंटा बजाएगा, कोई चिलम फूकेगा तो ये कुछ होगा, वो कुछ होगा। ये क्या था उनके दिमाग का? ये उपज हुआ कि इस विधानसभा चुनाव में कुछ बड़बोलापन हुआ? किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर वह राजनीतिक जोकर हैं। उनकी बात को तो गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। वो राजनीतिक नचनिया हैं। हमें ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक नचनिया हैं। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने इस लोकतांत्रिक पर्व में उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो जी टिप्पणी वो किए हैं, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने मर्यादा लांघ दी है ओम प्रकाश राजभर ने। वो नचनिया वो क्या बात करेंगे? बात करते हैं कि योगी जी को मैं भीख मंगवा दूंगा और मोदी जी को चाय बेचवा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर का इतिहास देख लीजिए। वो टेम्पू चलाते थे, बसपा में आए, बसपा में यहाँ आए, सपा में गए,
हमारे साथ आए ये नचनिया हैं। और मैं बता देता हूँ आपके इसी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ हिमांशु जी कि 10 मार्च के बाद वो जो लड़का साण करके जो ओझी अमर्यादित टिप्पणी वो करते रहे हैं और जो उन्होंने जोकरपन किया है इस चुनाव में, उस जोकरपन का जवाब जनता देने जा रही है। वो खुद अपने क्षेत्र जहूराबाद से वो चुनाव हार रहे हैं और 10 मार्च के बाद ओम प्रकाश राजभर फिर टेम्पो चलाने जाएंगे और ना तो योगी जी को मठ में भेज पाएंगे और ना तो मोदी जी को चाय बेचवा पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अपनी चिंता करें, वो जाके फिर टेम्पो चलाएंगे, फिर टेम्पो चलाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए क्या ख्याल है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं। स्वामी इधर हवा बही या फिर रुख लगा, ये गलत फहमी कर गए अब की बार। ये सब लोग गलत फहमी गए। इन लोगों का जो चरित्र रहा है ना, हम इधर से गए उधर गए, उधर से गए इधर गए, ये अब की बार ये भूल कर गए हैं। जनता उनको सब जवाब दे देगी। चिल्लाते चिल्लाते गला भी बैठ गया था स्वामी जी का किसी भाषण में। इसीलिए जनता सब देख रही थी। इनकी क्या हैसियत थी? बसपा छोड़ के आए, बसपा से निकाल दिए गए थे, रो रहे थे जगह जगह। भाजपा ने उनको सम्मान दिया, मंत्री बनाया और उसके बाद ऐन मौके पे भाजपा के साथ धोखा करके ये चले गए। इनकी लड़की को, इनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया, सम्मान दिया। ये जब भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुए, हम कह रहे हैं ये बसपा के नहीं हुए, तो सपा के कितने रहेंगे? ये किसी के नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पे जनता नकारने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा कि अपने किए पे इतना पछताएंगे कि पछताते पछताते जो थक जाएंगे। युवाओं को आपने देखा होगा अब की बार विधानसभा चुनाव में कई रूप में मिले होंगे युवा शक्ति। जी मिले है ना? जी बिल्कुल। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? हम फिर प्रश्न, हमें हर साक्षात्कार में युवाओं के लिए जरूर एक प्रश्न हमारा रहता है जी, क्योंकि आप युवा नेता हैं और युवाओं का एक बड़ा जनसैलाब आपको फॉलो करता है, आपके साथ रहता है। युवाओं के लिए संदेश क्या रहेगा नेताजी? देखिए, युवाओं निश्चित रूप से, युवा जो है देश का कर्णधार होता है। और हिमांशु जी, मैं बार बार अपने भाषणों में कहता हूँ कि युवाओं का जोश जो है और होश के साथ अगर ये अपनी दिशा पे कायम रहे तो निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। और हम तो युवाओं को लेके इतना उत्साहित रहते हैं। हमारे आज भारत देश में 70% आबादी युवाओं की है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर युवा आबादी है तो वह भारत देश की है। तो युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस शोर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। तो मैं युवाओं के लिए यही कहूँगा कि युवा ही इस देश के कर्णधार हैं और निश्चित रूप से नौजवान जिधर रहेगा उधर इतिहास लिखेगा। साक्षात्कार के अंतिम चरण में एक हमारा छोटा सा रैपिड फायर होता है नेताजी के साथ। जी, हम 3 प्रश्न पूछते हैं, जी, ऑप्शन 2 देते हैं, जी, पहला या दूसरा, जी। दोनों में से आपको एक चीज चुनना होता है। जी। अगर दोनों में से आपको लगे कि हम दोनों पे जा सकते जी। हैं तो आप पास कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये सुविधा है आपको जी। चैनल की तरफ से। शुरू किया जाए? बिल्कुल, कोई बात नहीं। आपका इंटरव्यू तो IAS के इंटरव्यू के बराबर होता है। नहीं, ऐसा मत मैं कहिए देखता आप। हूँ, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, योगी जी की अमित शाह? कहाँ? कहीं भी। प्रश्न हमारा है, योगी जी की अमित शाह? नहीं, योगी अमित शाह को चुनना है आपको। नहीं, हम कैसे चुन सकते हैं? आप पास कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन। पार्टी की दोनों है तो मैं दोनों को चुनूंगा। एक व्यक्ति को कैसे चुनूंगा? आप पास कर रहे हैं इसको? हम योगी और अमित शाह दोनों। नहीं, दोनों नहीं चुनना ना। देखिए नेताजी, दर्शक हैं, हमने आपसे बोला था, फिर से मैं अपना मैं आपसे मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चुन सकता, इसलिए कि मेरे ही दल के वो हैं, तो मैं कैसे दोनों को अलग कर सकता हूं? ये कर ही नहीं सकता। मतलब पास कर दिया जाए इस क्वेश्चन को? बिल्कुल, जो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। विकास या बुलडोजर? नहीं, विकास या बुलडोजर? विकास के साथ बुलडोजर। फिर आप दोनों चुन रहे हैं, ये क्यों फंसाते हैं आप बताइए ना। नहीं रहे हैं आप, बताइए। गंदगी साफ करने के लिए, कूड़ा हटाने के लिए बुलडोजर लगता है ना, JCB लगता ना है। तो अगर कोई कूड़ा करेगा, समाज में कोई गंदगी फैलाएगा, तो उसके लिए बुलडोजर जरूरत है ना JCB की। तो JCB चलेगी, गुंडे थोड़ी नहीं चलेगी। गुंडों को और गुंडई की इलाज अगर किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है। इसलिए हम विकास भी करेंगे और बुलडोजर भी चलाएंगे, ये दोनों चलाएंगे। आप तो सवाल जो ऐसे लेके आए, लेकिन मैं दोनों चलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों का प्रयोग करेगी समय समय। भी पास मान रहा हूँ। फिर
मान लीजिए। मुझे आप उत्तर इसका भी नहीं मिला। नहीं, उत्तर है, दोनों की आवश्यकता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता तो दोनों को रखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसको भी आप पास कर देंगे। नहीं भाई है ही है, अब आप एक देखिए, जब कहानी पढ़ाई जाती है बच्चों को ना, जी तो एक होता है नेताजी तेज तर्रार होते हैं जी और एक होते हैं शांति प्रिय। जी। नेता का नाम बताइए जी। जो आपके आइडियल हों, आप उनको फॉलो करते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। एक नेताजी का नाम चुनना है और उसी पे आपको बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्यों सर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज के ये ज़रूर है कि कभी उन्होंने पब्लिक फेस का चेहरा वो नहीं रहे, वो सांगठनिक चेहरा रहे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऐसे बहुत से व्यक्तित्व कृतित्व हैं, शायद आप उनको अगर हम लोग जानेंगे, आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो का ही ये उनकी ये विचारधारा रही है कि अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक उनका उदय नहीं होगा, जब तक वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक सही मायने में भारत का विकास नहीं हो सकता। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो सादगी, उनका जो वैचारिक उच्चीकरण था, जो उनकी सोच थी भारत को लेके, वह निश्चित रूप से वो स्वीकार करने योग्य है। तो इसलिए हमारे लिए, और हम समझते हैं कि हमारे जैसे बहुत से भारतवासियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेरणा के पुंज हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा विशेष के इस प्रोग्राम में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप। लेकिन हम आपको एक भी मार्क दे नहीं रहे हैं, तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, आखिरी प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रश्न आप ऐसे पूछ रहे हैं कि हमारे लिए ये दाईं आंख महत्वपूर्ण है कि बाईं आंख महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि एक आंख से भी उतना दिखता है, दूसरे आंख से भी उतना दिखता है, लेकिन दोनों आंख की अपनी जरूरतें हैं। एक आंख को बंद करके दूसरे आंख को मैं नहीं चला। ये हम दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत दर्शकों से निवेदन है, ये जो हमारे ऑप्शंस थे इसमें आप अपनी राय करिए, और अगली बार नेताजी को जब फिर लपेटा जाएगा तो अब की बार जरूर नेताजी से प्रश्न पूछा जाएगा। और दर्शकों के अकॉर्डिंग अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। कुछ राय आप देना चाहते हो हमें अपने इस प्रोग्राम में, कुछ हम और स्पेशल आपके साथ कर सके, तो उस भी आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चर्चा विशेष में हम खास शख्सियत के साथ लगातार आपको रूबरू कराते हैं। दावा है और वादा है। वैसे नेताजी वादा दावा में गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन हम नहीं गड़बड़ाएंगे, हमारा चैनल नहीं गड़बड़ाएगा। हम अगली बार अगले एपिसोड में एक खास शख्सियत के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। बने रहिए दार्थ न्यूज इंडिया के साथ। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।